अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 का हम 100 शुरू करते हैं। जालिब इंडस्ट्रीज वाला ये क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन प्लीज सुन लें। ये क्वेश्चन मेरे फिजिकल वाले बैच 1 वाले बच्चों सुबह वाली क्लास के अंदर मैंने करवा दिया है डायरेक्ट मेथड से। ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। ऑनलाइन वालों तो मौज में है ना, उनको तो वैसे ही दोनों मिलने हैं। यानी आज उनको बेसिकली उनको 4 पार्ट्स मिलेंगे 2 लेक्चर्स के। एक के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा डायरेक्ट मेथड और एक के आगे लिखा होगा इनडायरेक्ट। ठीक है, ये एक जालिब वाला सवाल है। ये हम दोनों मेथड से क्लास में करने का सोच रहे थे, तो इन बच्चों ने ये शफकत फरमाई कि उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट वाला वो हमें अवेलेबल कर दें, हम यहाँ पे इनडायरेक्ट की आपको सहूलत मुयस्सर करते हैं, आप यहाँ हमें इनडायरेक्ट भी सिखाएं और हम डायरेक्ट वहाँ से पढ़ लेंगे। और उन्होंने ये सहूलत मुयस्सर कर दी कि आप वहाँ पे डायरेक्ट हमें करवा दें, इनडायरेक्ट हम दूसरे वाला ले लेंगे। इससे हमने एक दिन में, और ये इफेक्टिव इसलिए भी है कि एक ही सवाल है, कंफ्यूजन्स दूर होते हैं, एक ही सवाल है, जो छोटे मोटे मसले मसाइल हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये यूजिंग डायरेक्ट मेथड आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन वालों पहले तो आपके ऊपर पढ़ा ही वही होगा जो आपने पहले ले लिया होगा लेक्चर, और अब आ रहे होंगे आप इस लेक्चर के ऊपर जिसमें मैंने इनडायरेक्ट मेथड से करवाना है। बाकी आप सब खवातीनों हजरात मुतवज्जे हों, आपने लेक्चर लाजमी लेना है। अब मैंने ये मिटा दिया तो खामोश हो गया सवाल, खामोश हो गया तो इनडायरेक्ट। लेकिन चले, मैं खामोश भी नहीं रखता, मैं कहता हूँ मैं यूजिंग, ताकि आपकी क्लास में आपको भी हो ना। हमें भी कोई यूजिंग वाला लिख के उन्होंने सवाल करवाया था, ऐसे नहीं खामोशी वाला सवाल हमें करवा दिया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड से सवाल करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, 31 नंबर 15 की बनानी है। कल वाली बात आज भी है। 1 2 कितने गया मेरा दोस्त? नहीं, वो ग्लासेस वाला किधर है? वाइट ग्लास, ये तो हाथ के नीचे है ना। खुशाब वाला 3, छुप जा, नहीं छुप सकता। और बस हारून नहीं, ठीक है, हारून तंग कर, अच्छा बच्चा है। लेकिन सवाल 10 मिनट में एक तुम्हें अलाउड है बस। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए। मेथड कौन सा हमने सेलेक्ट किया आज? इनडायरेक्ट मेथड, वही पुराना फेवरेट वाला। पीबीटी से स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स, फिर लेस इंटरेस्ट पेड, लेस टैक्स पेड। थोड़ी जगह मैंने आज ज़्यादा छोड़ी हुई है क्योंकि ग्रेचुटी भी था, आपको पहले ही बताया था वैसे तो। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो आगे सेम ही होता है और आगे लेजर्स ज़रूरत के हिसाब से बनते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बाय द वे कि ये जितनी मैंने वर्किंग्स की थी यहाँ पे, ये भी अब मेरी समझो ज़ाया ही हो गई। मतलब ज़ाया तो नहीं है, लेकिन अब मैं इसको मिटा के लिखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनको एज इट इज़ रहने दिया जाए। ठीक है, और हम जी क्या शेयर कर दूँ? शेयर करवा देंगे, बिल्कुल हो जाएंगी शेयर। बस ये अब आपने ना इस क्लास के बाद जाते हुए मुझे याद करवाना है। बल्कि आप साकिब को ही कहिएगा कि हमने सर को कहा था, मैं इसको कट करके पिक्चर भेज दूंगा साकिब को, वो ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, शेयर हो जाएंगी। वैसे ये लेक्चर में भी तस्वीर आएगी जब आप लेक्चर ले रहे होंगे। अच्छा, टर्म टेस्ट फॉर जालिब इनडायरेक्ट, यहाँ पे हम कुछ वर्किंग्स हमें करनी पड़ेंगी। टर्म टेस्ट फॉर जालिब वाला और अब इनडायरेक्ट। ठीक है जी, बहुत अच्छा फैसला आप लोगों का, यकीन माने। और ये सारी चीज़ें कोई प्लान नहीं थी, मैं तो सुबह सोच रहा था किससे करवाऊँ किससे ना करवाऊँ, तो उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा कर लें, जिससे मर्जी इधर करा दें दूसरा उधर करा दें, हम तैयार हैं। वो ऐसे अच्छे बच्चे हैं, आपको कितना खपना पड़ा आप लोगों के साथ। अच्छा यार, नाराज़ क्यों हो जाते हो आप लोग? चलें जी, बुम 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 बुम। हाँ जी, ऐसे भी कहना था। सवाल नहीं शुरू करना? अच्छा जी, जालिब इंडस्ट्रीज इज अ लिस्टेड कंपनी, उससे डाटा गिवन है। बैलेंस शीट, पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, शुरू करें काम। फॉर्मेट तो बन गया, बातें बंद करें, काम शुरू करें। ठीक है, पीपीई का हमेशा से ही लेजर बनता है। पीपीई का
लेजर। यार वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे तो लगने लग गया एकदम से। सवाल मैंने कराना शुरू किया है ना, वो डायरेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तो चूंकि हम डिसाइड कर चुके हैं, अब तो हम पीछे नहीं मुड़ सकते। अब वो लेक्चर तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम ये है, वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एकदम से लगने लग गया। आई डोंट नो व्हाई। बुक वैल्यू ओपनिंग बताइएगा 100। अच्छा, एक डेसिमल तक चलने दें और बातें ना करें प्लीज। 100.6। क्लोजिंग 129.4। नेक्स्ट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल भाई किसी को कहें मार्कर जरा रिफिल कर दें। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लेजर बनेगा। ये भी फिक्स एसेट जैसा ही होता है, बस इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आती, एडिशन भी होता है। यानी कि जो हम मजदूरों को ईंटों के पैसे और ओवरहेड्स के पैसे खर्च करते थे, उसकी एंट्री बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करते थे, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट कर देते थे। फैम वाला सवाल याद करें, ठीक है। और फिर जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती थी तो हम एंट्री करते थे PPE डेबिट CWIP क्रेडिट। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। दूसरे लेक्चर में भी इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करता हुआ मैं नजर आऊँगा, यही वाली बात, ठीक है। मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको आज। कैपिटल वर्क इन, एक सेटिस्फैक्शन होगी इनर कि आज हमने दो तरह से एक ही सवाल को कर लिया, और वो हैवी सवाल था, बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, यानी वो कर लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि कैश फ्लो का सवाल आएगा तो इंशाल्लाह हम 60-70% मार्क्स तो ले ही लेंगे। वो 100 भी ले लें आप, 100 भी ले लें आप। ओपनिंग 37, क्लोजिंग 22. जगह बनाते जाए ना थोड़ी थोड़ी। 22.5। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड। दूसरे लेक्चर में जो आपने घर जाके सुनना है, और ऑनलाइन वाले पहले सुन चुके हैं, प्लीज़ प्लीज़ बोलना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने साथ साथ दोनों चीज़ डिस्कस करनी होती हैं, ठीक है। मुझे कोई आपकी तरफ से आवाज़ जब तक मैं कहूँ ना आपकी तरफ से नहीं चाहिए, ओके। तो दूसरा मेथड है डायरेक्ट, उसमें इन्वेंट्री का, डेटर्स का, प्री पेमेंट्स का लेजर बनता है, और कैश एंड बैंक जाता है वर्किंग वन। फिर अगली बात भी हम देखेंगे सवाल के अंदर कि डेटर्स भी यहाँ पर नेट है, मैं भी डिसाइड करूँगा। तो जब नेट है तो नेट वाला लेजर नहीं बनता, इनको ग्रॉस करना पड़ेगा यूनिवर्सल वाले सवाल की तरह से। प्रोविजन अलग आएगी, ग्रॉस डेटर्स अलग आएंगे, बैड डेट की एंट्री भी होगी, फिर एक्सपेंस निकलेगा, और फिर वो जब जो कुछ भी है वो ऑनलाइन वाले देख चुके हैं, आप देखेंगे, ठीक है। और सुबह वालों ने को खुद किया है वो सवाल। अब हम तो चल रहे हैं फिलहाल इनडायरेक्ट मेथड में। तो ये इन्वेंट्री है, चाहे डेटर्स हैं, चाहे प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, इन्होंने कहाँ जाना होता है। लेकिन चूँकि ये काम तो पहले किया हुआ है, क्या कि अगर प्री पेमेंट्स में कोई चीज़ इंक्लूडेड है तो इसको पढ़ते हुए ई को साथ मिला लेना। ये मैंने डायरेक्ट मेथड करवाते हुए नहीं कहा, क्योंकि ये नई चीज़ थी ना वहाँ पे, तो मैंने गलत लिखा पहले। मैंने कहा बच्चों हम गलत लिखेंगे, पता है हमने एडजस्टमेंट पढ़ ली है पहले, लेकिन कोई बात नहीं, फिर बाद में काटेंगे, पर्चे के अंदर भी ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन ये चूँकि बात कई दफ़ा हम कर चुके हुए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए इसको तरतीब पे ही चलाएंगे, ओके। तो ये प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, ये इंशाल्लाह ये हम मरीज़ है इसको सही करके लेके जाएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट ई को साथ पढ़ के। कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, अनअपॉर्चुनेट प्रॉफिट्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर ग्रेचुइटी पेएबल है, लेजर बनेगा, एक्सपेंस भी आएगा, पेड भी होगा। लॉन्ग टर्म लोन उसका करंट पोर्शन ऐड हो जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स जो मेथड डायरेक्ट होता है उसमें ये लेजर होता है, लेकिन आज ये इनडायरेक्ट वाला इस लेक्चर में है तो वर्किंग कैपिटल में। एक्रूवल एंड अदर पेएबल्स को भी बीमारी लाहक थी। वो बीमारी क्या लाहक थी, वो उसमें कुछ इंक्लूडेड था जो शायद नहीं होना चाहिए था। देख लेंगे होना चाहिए था या नहीं, जब ये आएगा तो जी पढ़ लेंगे, जी को पढ़ के डिसाइड कर लेंगे कि क्या होना है। वैसे आपने तो पढ़ लिया था, आपको पता था कि इसमें से कुछ चीज़ माइनस होने वाली है। अब डिविडेंड पेएबल लेजर बनेगा, सिंपल डिविडेंड आ जाएगा, रिटेन अर्निंग्स वाला, कैश की फिगर निकल आएगी, ओके। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अभी जब आप दूसरा लेक्चर ले रहे होंगे, कौन सा, डायरेक्ट मेथड वाला, उसमें ये सेल भी उठाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल भी उठाएंगे, इसको आपने हमने कहा था रहने दें। फिर ये एक्सपेंसेस को भी 1 बाय 1 देखेंगे, ये तो वैसे ही टोटल है ना, इसको छोड़ें। और
और पीबीटी को भी आप रहने देंगे, फिर ये टैक्स भी होगा और पैड जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। लेकिन ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट। लेकिन हम तो कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले तो इसको बाहर निकालो ना भाईजान, प्लीज़ आ जाएं बाहर, और उसके बाद इनको सब कोई छुपा दें। हमने नहीं सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन एक्सपेंसेस लेने होते, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस ये तो अलग होते ही हैं। यानी ये ऊपर वाली फिगर सारी ही गई, ये सारी फिगर सेल ने जाना था डेटर के लेजर में, कॉस्ट ऑफ सेल ने इन्वेंट्री के लेजर में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने एक्सपेंसेस के लेजरे में, डायरेक्ट मेथड में। लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली फनकारी के अंदर कैश में कन्वर्ट होते हैं। टॉपिक पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह लॉजिक भी दूंगा छोटी सी एग्जांपल से किसी दिन, यानी कल एक्स्ट्रा क्लास होनी है ना हमारी, तो इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम ये छोटे मोटे काम करेंगे, बाकी तो मेन काम हमने कर लिए हैं। MCQ रहते हैं, रेशियोज़ के देखेंगे, टाइम बच रहा है तो कैश फ्लो के, इस तरह के काम छोटे छोटे करने हैं। तो ये काम मैं पहले करवा दूंगा। ये जो लॉजिक है कि कैसे सर, कैसे ये ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस देते थे, आप कहते थे जी कोई जरूरत नहीं है, सेल कैश में खुद कन्वर्ट हो जाती है, वो प्रूफ करेंगे। फिर क्यों बैड डेट इग्नोर करके भी काम चलता था इस मेथड में, प्रूफ करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल तो पर्चा पास हो रहा है बगैर प्रूफ किए भी, अच्छी बात ये है ना जी, सवाल तो हो जाता है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने डायरेक्ट मेथड में यूज करने होते हैं। कहाँ पे? डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस के लेजर में। क्रेडिटर में से इन्वेंट्री से फिगर निकल के आती है। अच्छा, लेकिन यहां पर हम स्टार्ट करते हैं पीबीटी से। इंटरेस्ट का अलग लेजर होता है, गेन लॉस हो तो अलग लेजर होता है, टैक्स का अलग लेजर होता है, लेकिन ऊपर वाली कोई भी चीज़ हमने लेजर में नहीं डालनी होती। ये सारी चीज़ें तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऑटोमेटिकली, मैंने कहा था, हो जाती हैं। ये शुरू वाली बातें हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारे लिए इतनी सी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। पीबीटी उठा के स्टार्ट करेंगे, पैट आएगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक देंगे। जब अभी सवाल में डाटा, बल्कि सारा डाटा लिख ही रहे थे हम, पता नहीं मैं चुप करके और तरफ क्यों चल पड़ा। खैर चले, अब तो जो होना था हो गया। टैक्स का अलग लेजर है, उसके अंदर लिखेंगे, तो ये डाटा इस तरह से चलना है, ठीक है। कहाँ पहुँचे हुए थे हम? जज्बाती होकर मैं आगे निकल गया। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स आए थे मेरे ख्याल से, है ना। स्टॉक इन ट्रेड कोई एडजस्टमेंट नहीं, डेटा एडजस्टमेंट है, प्रैक्टिस डी एडजस्टमेंट। अच्छा चलो अब तरतीब से चलते हैं जी। हम चल रहे थे सवाल में तरतीब वार चल रहे थे ना। मैंने पीपीई का क्या बनाया? लेजर। वो मैं ज़रा डिस्कशन करने चला गया ना कि अगर डायरेक्ट होता तो क्या होता, ठीक है ना। पीपीई लेजर बन गया, CWIP का लेजर बन गया। इन्वेंट्रीज वर्किंग कैपिटल आइटम है, वर्किंग कैपिटल वाली चेंजेस में जाएंगे। कोई एडजस्टमेंट सवाल में इन्वेंट्रीज से रिलेटेड नहीं है, आपने सवाल किया हुआ है ना टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आया, आपने आकर लिखा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज ही लिखा हुआ है ना। अब यहाँ मजबूरी है, वरना डायरेक्ट मेथड में तो हम इन्वेंट्री ही लिखते हैं, लेजर पे ज़रा हम कंफर्टेबल रहते हैं। इन्वेंट्री का लेजर अक्सर देखा हुआ है, डेटर, क्रेडिटर। लेकिन यहाँ पे चूंकि कैश फ्लो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें लिख रहे हैं, तो फिर मैंने कहा था भाई माजरत के साथ कोशिश कर लीजिएगा ज़रा कि जो फिगर, जो लफ्ज़ उसने लिखा हुआ है बैलेंस शीट के फेस पे, आप भी वही लिख दें, ठीक है ना। उसने क्या लिखा हुआ है? स्टॉक इन, तो बस आपको डेथ नहीं पढ़नी चाहिए, आप भी स्टॉक इन ट्रेड ही लिख लें। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और ये ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़ा है। स्टॉक इन ट्रेड बढ़ा है तो डेबिट। अच्छा तरीका, पर्चे के अंदर तरीका ये जरूरी है ना, जरा देखते जाएं, बड़ा लंबा सवाल था ना, तो ये डाटा को संभालना भी तो है ना इसमें, ठीक। तो बढ़ा है तो डेबिट अपने लिए, ये भी लिखना छोड़ देना, बेशक पर्चे में ना लिखना, कोई मसला नहीं, लिख भी दो तो खैर है, कुछ नहीं होता। अच्छा, डेबिट और कैश। अब कैलकुलेटर के ऊपर फिगर आ रही है एग्जैक्ट, हाँ ये एक डेसिमल यूज करना है ना हमने, ठीक है, डिसाइडेड है, जज़ाकल्लाह। ये रख दें साइड, मिक्स ना हो जाए। अच्छा, अब ये ना साथ आपने बताना है कि ये निकला कैसे है। मैं ये कह रहा हूं कि तरतीब ये हो, डेबिट लिखकर कैलकुलेटर पे फिगर को उठाकर लिख दिया ताकि प्लस माइनस में गलती ना हो। जब ये एक बार लिख लिया है तो फिर आप बता दो कि कैसे, कौन सी दो फिगर्स को आपने कंपेयर किया है। 5, 31.8, 450, कोई भी, ये जरूरी है लिखना, तरतीब जो मर्जी कर लो आपने। इसलिए मैंने कहा ये एंड पे लिखो। पहले क्या करो, अपने पुराने हिसाब से इन्वेंट्री बढ़ रही है तो डेबिट, कैश, क्रेडिट, फिगर भी लिख दो जो कैलकुलेटर पे आई। अब एग्जामिनर को बताओ ये आपने कैसे निकाला है, तो ये जरूरी है। इसमें चाहे 451 पहले लिखो, चाहे 531 पहले लिखो, चाहे किसी में ये पहले कहे, किसी में दूसरा पहले, कोई मसला नहीं है। एक तरतीब रखो तो जरा अच्छा होता है,
कि सारे क्लोजिंग पहले लिख लो, ओपनिंग सारे ओपनिंग, लेकिन कोई मसला नहीं है, हर एक के अंदर डिफरेंट भी कर लो। तो मैं कह रहा हूं बार बार, सिर्फ बताओ कि कौन सी दो फिगर्स का डिफरेंस बनता है 80.8, उसको माइनस कर दिया हुआ है आपने पहले से ही रूल अपना पुराना लगा के, ठीक है। तो तरतीब याद रहेगी। इन्वेंट्री डेबिट बढ़ रही है, डेबिट जगाना भाई को, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। अब ये कैसे बना, इन दो के डिफरेंस से, वो दो की तरतीब कोई भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड डेट्स, ट्रेड डेट्स, ट्रेड डेट्स। जो डायरेक्ट मेथड वाला सवाल है उसमें आपके गले पड़ जाना है इस एडजस्टमेंट ने, गले पड़ना है इस एडजस्टमेंट ने। बैड डेट की एंट्री भी करना जरूरी है, प्रोविजन का लेजर बनाना भी जरूरी है, डेटर का लेजर भी बनाना जरूरी है अलग अलग। क्योंकि बेटा आपको कभी इंट्रो में किसी उस्ताद ने ये नहीं कहा था कि डेटर्स का लेजर नेट ऑफ प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन का मतलब ही क्या होता था, भागे नहीं हैं, भाग सकते हैं, इसलिए डेटर्स को कम ना करो, शक वालों को अलग प्रोविजन में रखो। हाँ, बैलेंस शीट बनाते हुए इनको नेट करके शो कर दो। प्रोविजन को डेटर के लेजर में कभी भी क्रेडिट नहीं करते थे, रिटर्न ऑफ को क्रेडिट करते थे, ये होता ही अलग है। इसका मतलब डेटर्स का लेजर जब भी बनेगा हमेशा ग्रॉस पे है, या तो प्रोविजन है नहीं, प्रोविजन नहीं है तो जो ग्रॉस वही नेट, हो तो एक ही बात। अगर प्रोविजन डाउटफुल डेट है तो डेटर्स का लेजर हमेशा ग्रॉस पर बनना है और प्रोविजन ने अलग रहना है। तो ये डायरेक्ट मेथड में करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर डेटर का लेजर बनता है। अगर ये करेंगे तो फिर बैड डेट की एंट्री भी शो करनी पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो लेक्चर आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब पे कि क्या किया था। लेकिन यहां पे तो वेव्स ही वेव्स हैं, किल करेंगे। क्या वेव्स हैं? पहली बात, ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ को तो हम करते हैं जी इग्नोर इस मेथड में, ये तो पक्का उसूल है, प्रूव करेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं, आज तो एक्स्ट्रा क्लास हो ही गई ना, अब क्या एक्स्ट्रा क्लास और हो। वैसे भी सर ने कहा था आज मैंने करनी थी, लेकिन मेरा प्लान नहीं था कि आज मैं इस तरह से करूंगा, मजाक नहीं कर रहा, मेरा ये प्लान नहीं था, मेरा यही प्लान था कि आज नहीं करूंगा। लेकिन अब तो होगी एक्स्ट्रा क्लास, अब तो कल भी शायद मुझे कोई लोड कम करना पड़े या कुछ ऐसा, जो भी होगा बहरहाल वो कम थोड़ा सा कम पढ़ा दूंगा। लेकिन यह है कि आज 2 लेक्चर्स हो गए, इत्तेफाक से ही हो गए। खैर, तो उसमें आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे जिस मेथड की क्लास आपने डायरेक्ट मेथड वाली लेनी है, ठीक है। लेकिन इसका पक्का उसूल है, इनडायरेक्ट मेथड में हमने वैसे अब थोड़ा सा ज़हन भी बना लूँ ना, कल जब प्रूफ करना है तो हम जो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट निकल जाता है। ये अब प्रूफ करेंगे कैसे निकलता है, फिलहाल सिर्फ बताया मैंने आपको कि ये हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो इस मेथड में हमने बैड डेट रिटर्न आपको क्या करना है, इग्नोर, डायरेक्ट में नहीं करना, क्योंकि उसमें लेजर बनना, एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। अगली बात, प्रोविजन को इग्नोर नहीं करना होता, वैसे बाय डिफॉल्ट इग्नोर नहीं करना। प्रोविजन अगर है तो मैंने कहा था 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी तक आपको एक ही पक्का करवाया हुआ है, दूसरा नहीं करवाया, ताकि आप एक को पक्का कर लें, फिर तो दूसरा ऑप्शन ही है, वो सिर्फ एक बार समझाना है, आप सारे सवालों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन अगर है तो मैंने कहा था इसके 2 ऑप्शंस हैं, जाहिर सी बात है। जो मैंने एक बताया था वो ये था कि ग्रॉस डेटर्स में से लेस करो, नेट डेटर्स को ले जाओ। तो दूसरा ऑप्शन कल जो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास में, वो क्या होगा, 15 मिनट की बात नहीं है, वो यही होगा कि ग्रॉस डेटर्स ही रहने दो। ग्रॉस डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में लेके जाओगे तो फिर प्रोविजन भी तो मुसीबत पड़ी है, फिर उसको नॉन कैश में अलग से लेके जाना पड़ेगा, इतनी सी बात है। लेकिन वो इंशाल्लाह देखेंगे कल। फिलहाल तो क्या बात है, इस मेथड में बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करना है, बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करना है, पक्का पक्का, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगली बात आती है प्रोविजन की, ये डिफरेंट है, अलग चीज है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में क्या रूल है, ऑप्शन 2 है, पहला ऑप्शन और हमारा फिलहाल एक ही है, ठीक है। वो क्या है, आप इस प्रोविजन को ग्रॉस डेटर्स में से लेस करें, नेट डेटर्स को ले जाएं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ऑप्शन 2 क्या है वो अभी हमें सर ने बताया नहीं, इसलिए हमारा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है फिलहाल, ठीक है। अब इसका मतलब हमने इस प्रोविजन के साथ ट्रीटमेंट ये करना है, इसको ग्रॉस डेटर्स में से लेस करना है और नेट डेटर्स को अपने सवाल में लेके जाना है, ठीक है ना। अब ये करना है, और पहले एडजस्टमेंट को पढ़ा, वो कहता है इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन। पॉलिसी का मतलब होता है कि ये पक्का ये काम करते हैं हर साल 5%। खैर ये एस्टीमेट ही होता है, वैसे पॉलिसी का मतलब ये ना समझने, ये पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज होगा तो आइए सेट उस नहीं, चेंज इन एस्टीमेट होगा, अंदाजा ही होता है, हमें शक के इतने भाग जाएंगे। लेकिन पॉलिसी का मतलब ये है कि हर साल डेटर्स को क्लोजिंग के ऊपर ये 5% प्रोविजन लगाते हैं, ठीक है ना, ये मतलब होता है इसका। तो क्या कह रहे हैं, इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनमें थोड़ा स्ट्रेस मैं यहाँ पे कम भी दे जाऊँगा, उसकी वजह ये होगी मुझे पता है दूसरा लेक्चर भी लेना है, वहाँ पे स्ट्रेस फलां चीज़ पे है, लेकिन जो उधर कम होगा वो इधर ज़्यादा हो जाएगा, ताकि ऐसे आज का लेक्चर, ऐसे दोनों लेक्चर्स ना ऐसे आपकी दुनिया ही बदल दें
कैश फ्लो के टॉपिक की जी। ओ अभी करेक्शन ऑफ एरर तो मिक्स किया ही नहीं इसके साथ, हो सकता है कल का दिन भी लग जाए हमारा इस पे। ऐसे ही बता रहा हूँ जस्ट सेइंग। लेकिन जितना टाइम बढ़ रहा है उतना अच्छा ही लग रहा है आपको, कैश फ्लो ज़्यादा कंफर्टेबल होती जा रही है। एकदम से मुझे ख्याल आया, हम अलहमदिल्ला ठीक जा रहे हैं। 7-8 दिन का एनपीओ है, टेंशन ना लो ज़्यादा, परेशानी होना, परेशान होना मेरा काम है, हिसाब किताब लगाना मेरा काम है, संडे को बुलाना मेरा काम है, मुहर्रम के बाद। और हो सकता है उनमें 9-10 में से भी किसी एक दिन मैं कोई रिकॉर्डिंग करके एक्स्ट्रा चीज़ की आपके लिए अपलोड करूँ। इस तरह से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वो मेरा काम है, आपने नहीं सोचना, वो सोचना मेरा काम है। इधर देखें जी, नहीं ये आपको किसी ने गलत बताया है जी। इट इज़ द पॉलिसी, हाँ, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%। इसका मतलब प्रोविजन क्रिएट होती है, पक्की बात है, लिख दिया उन्होंने कि पॉलिसी है 5% प्रोविजन मेंटेन करते हैं, तो होती है। अगर ये होती है तो ढूंढने निकले और सारी बैलेंस शीट छान मारी, हमें कहीं प्रोविजन नजर नहीं आई, तो फिर कहाँ होगी? पक्की बात है, फिर नेट हो चुकी है। देखें बड़े हो चुके हैं अब आपके बैलेंस शीट के फेस पे नहीं आता लैंड, बिल्डिंग लेस एक्यूमुलेशन, इक्विपमेंट लेस एक्यूमुलेशन, बल्कि बिल्डिंग ये सब कुछ कहाँ आता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे। फेस के ऊपर सिर्फ एक लाइन आती है, इसकी डिटेल तो नोट्स में होती है। ऐसे ही डेटर्स और प्रोविजन फेस पे कभी नज़र नहीं आएंगे। आप बड़े हो गए, आप प्रोफेशनली, अब जो बैलेंस शीट्स बनती हैं उसमें डेटर्स हमेशा बैलेंस शीट में नेट ही नज़र आएंगे। अगर प्रोविजन है तो सवाल में बताएगा, तो उसका मतलब होगा डेटर्स नेट हो चुके हैं, और अगर सवाल चुप होगा तो मतलब प्रोविजन होगी ही नहीं, फिर नहीं है, बस डेटर्स इन प्रोविजन, कोई शक नहीं, उनके डेटर्स सिक्योर्ड होते होंगे सारे, ठीक है ना। तो अगर प्रोविजन वो कह रहा है क्रिएट करते हैं, तो फिर सवाल में दिखनी चाहिए थी, डेटर्स में से लेस हो रही होती, अलग से फेस पे नज़र आती। अगर नहीं नज़र आ रही और वो कह रहा है प्रोविजन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ट्रेड डेट्स क्या हो चुके हुए हैं? नेट ऑफ प्रोविजन, ठीक है। तो जब ये नेट हो चुके हैं तो इसका मतलब आपकी क्लास के अंदर ये पूरी एडजस्टमेंट ही इग्नोर हो गई, और पिछली क्लास में इस एडजस्टमेंट ने आपके जिन काट देने हैं। वैसे नहीं कटेगी क्योंकि यूनिवर्सल लिमिटेड में आपने ये काम पहले कर लिया हुआ है, ठीक है। खैर बार बार ही करने से तैयारी होती है ना। मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं इनडायरेक्ट मेथड नहीं आएगा, इस बार डायरेक्ट आएगा जी। जी 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 जी, खामोश हो तो इनडायरेक्ट, यही आसान भी है हमें, ये अच्छा भी ज़्यादा लगता है हमें, इसीलिए, ठीक है ना। अच्छा खैर, अब तो इतनी प्रैक्टिस आपने कर ही ली है कि वो भी अब ठीक लगने लग गया। चलें जी, पॉइंट डी क्या हो गया? इग्नोर। इसका मतलब हम कहाँ थे? हम डेटर्स पे पहुंचे हुए थे। इसका मतलब डेटर्स तो ठीक है बिल्कुल, इनको वर्किंग कैपिटल में ले आओ, नेट डेटर्स को। तो यहाँ पे नाम क्या है जी इनका? ट्रेड डेट्स, लेकिन साथ छोटा सा लिखोगे नेट, ताकि उसे पता लगे प्रोविजन को इसने इग्नोर क्यों किया है, क्योंकि इसने यहाँ पर नेट डेटर्स लिए हैं। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर मसला है, फिर उसे लगेगा शायद इसको समझ नहीं आई प्रोविजन का क्या करना है। भाई जान, मैंने बड़ी अहम बात की, सुना आपने? क्या कहा मैंने? नहीं, एक मिनट, क्या कहा मैंने? अब दोबारा बात सुनो और उसकी अहमियत का अंदाजा लगाना कि मैंने क्या बात मिस कर दी। मैंने कहा पर्चे के अंदर अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इग्नोर किया होने के बावजूद, तो यहाँ पे नेट का लफ्ज लिख दो, ताकि उसे पता हो कि आपने सोचे समझे हुए इस प्रोविजन को इग्नोर किया है। अगर नहीं लिखोगे तो हो सकता है वो ये समझे समझ नहीं, उसको समझ ही नहीं आई, तब तक उसको समझ नहीं, बट डेटर उठा के लिख दिए हैं, तो हो सकता है वो एक आधा नंबर जो उसने अलग प्रोविजन रख के देना होता है वो ना दे और यहाँ पे दे दे। लेकिन मैं तो दोनों मेथड्स बता के आपको एंड पे बता दूंगा परिचय में हमने क्या करना है, ठीक है ना। फिलहाल तो ये अहम बात थी या नहीं थी? तो देखो ना, आपस की बातें मिस करा रही हैं ऐसी बात को। तो नेट डेटर्स हमने कर दिए हैं, ओके जी। अब जरा देख कर बताओ, ट्रेड डेट्स बढ़े हैं, तेजियां चेक की हैं, ट्रेड डेट्स बढ़ गए यानी डेबिट। तो दूसरा इंपैक्ट कैश पे क्या होना है? कितने से? 3 लेकिन अब यहां बताओ उसको भाई ये कैसे निकला है? अच्छा आप तरतीब एक रख लो, जरा अच्छा लगता है, सिमेट्री रहती है। मैंने पहले में क्या किया? ओपनिंग लेस क्लोजिंग किया या क्लोजिंग लेस ओपनिंग? तो फिर सारों में क्लोजिंग लेस ओपनिंग कर लो। वैसे मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं जरा चाह रहा हूँ आपके लिए आसानी रहे, सिमेट्री रहे, समझने में, देखने में, ओके। ऐसी एग्जामिनर को भी आसानी होती है, एक तरतीब लगा दोगे ना तो उसको ज़रा सहूलत से चीज़ें मिल जाएंगी तो खुश होगा, ठीक है ना। करना तो है ही काम, एक तरतीब रखो, कोई भी रख लो, ठीक है जी।
क्योंकि ये रूल हम इसकी बेस पे नहीं निकाल रहे होते, ये तो हमारा अपना रूल है, तो सिर्फ हमने दो फिगर बताने हैं जिनके डिफरेंस से ये आया है, ठीक है ना जी। बोलो 0.5, ठीक है सुबह वालों, ये काम अब आपने नहीं किया था, ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओहो, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स आर सिक, ले चलें इनको। तो बेड नंबर 4 पे जो मरीज है, अच्छा आपको एक बात बताऊं, इसको बताओगे तो नहीं, आप जब सुबह वाला लेक्चर लोगे ना, उसमें 20 या पता नहीं उससे भी ज़्यादा लेजर बन गए थे वर्किंग्स, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है सवाल की, मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा। अब सवाल का अब लेक्चर आज लेंगे तभी आपको समझ लगेगी कि वो कितना इंपॉर्टेंट था, और छोड़ने के ऊपर बहुत नुकसान होने वाला है आपका। मतलब मैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे बताऊं कि वो लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है प्री पेमेंट्स? अच्छा ये वर्किंग है, ये तो आपके लिए लिखता हूं बस, यहाँ पे बस वर्किंग 4 भी लिख के काम चला सकते हैं, वहां पे पूरा लिख लेंगे लफ्ज जो सवाल ने दिया हुआ, ठीक है ना। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल लिखने की कोशिश की है मैंने एज पर क्वेश्चन। देखो ना, एक टिकट में आज आपको 2 मजे मिल गए हैं, डायरेक्ट मेथड भी इनडायरेक्ट मेथड भी, एक के साथ एक फ्री। सुबह वालों को इनडायरेक्ट, आपको डायरेक्ट फ्री जी। वो कोई नहीं, वो नहीं, हाँ जी। ओपनिंग 42, क्लोजिंग, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट 42, ये बीमार है, बीमारी के एंड पे ही देख लें फिर क्या ख्याल है। नेक्स्ट क्या है? कैश एंड बैंक। चलो जी, ये तो हमारा दोस्त है कैश एंड कैश। आजकल देखा आपने सवाल जब से गुस्से में आए हैं, इधर फिगर गुस्सा नहीं निकाल रही होती ज़्यादा, ठीक है। कैश एंड, चुप करके बैठो, एंड बैंक। आदि मुजरिम चुप कराए हैं ना, तो नए शुरू हो गए हैं, या शायद ये भी छुपे हुए थे पहले। ओपनिंग 3, क्लोजिंग 12। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स। सुबह वाली क्लास में मैंने दोनों लेजर्स को अलग रखा है, उन्हें कहा भी कि इकट्ठा कर लें, उन्होंने नहीं माना, लेकिन आज मेरे पास ये सहूलत है कि एक दिन में आपको 2 लेक्चर्स जा रहे हैं और सेम सवाल है, तो अब मैं लाजिम है कि कैश, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को इकट्ठा करूं। इसलिए बता रहा हूं कि किसी को वो पसंद हो तो वहां तो अलग हो ही रहा होगा, वैसा ही करें। आज तो दोनों लेक्चर देखेंगे ना, ये इसलिए कह रहा हूं कि इसमें टाइम सेव होगा, आपकी एफर्ट सेव होगी। अगर कोई पसंद करे तो ये भी कर सकता है, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि कर लेना है इसे, ठीक है, कर लेना इकट्ठा। 1 2 लाइनें छोड़ी, और नंबर 5 देखो ना, कैसी जगह भी बच जाएगी, बेहतरीन। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम इकट्ठा करना सिखाऊं ना आपको। अगर आपको बेटा ना पसंद हो ना, तो जितने सवाल आज तक हमने जिंदगी में कैश फ्लो के किए हैं, सब में शेयर कैपिटल और प्रीमियम को अलग ही रखा था, आप फिर भी अलग रखें। ये सवाल में भी सुबह वाली क्लास के अंदर आपको अलग मिलेगा, बेशक वैसे ही कर लीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये बात आपको पता तो हो, शायद कोई इससे भी फायदा उठाने वाला हो। अब सिंपली क्या करना है आपने, 312 और ये 396 जमा 45 कर देना है, ठीक है ना। तो 312 कैसे करना है वो भी बताना जरूर है जी। किससे कैसे? 300 जमा 12, बस डिविडेंड निकालते हुए एहतियात करना, सिर्फ इसको पकड़ेंगे, लेकिन वो वहीं से देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी एहतियातों को भी पता होना चाहिए। 312 और क्लोजिंग 396 प्लस 45 441, दोनों इकट्ठे कर दिए, ठीक है, ओके। वक्त बच गया, एक और लेजर नहीं बना, कैश अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, फिर वहां जाके ऐड नहीं करना पड़ेगा, कितनी सहूलत हो गई। तो हो सकता है आपको ये चीज़ वैल्यू एडिशन लगे और आप फिर ये यूज़ कर लें, पर्चे में को कीमती 2-3 मिनट बचा लें, तो बस फिर हलाल हो जाएगी ये वर्किंग करने की अलग तरीके से जी। रिटेन वाली अर्निंग्स, यार वो एक तो लेट आया था फिर चला गया ना,
यहाँ से उठ के, है ना? क्या हुआ, खैर तो थी? क्या कहता है यार? तुमने कभी बताया होता ना ये जाते हुए, मैंने इसको उल्टा लटका देना था। अब देखना कल इसका अशर क्या होता है, मुझे कौन कौन याद कराएगा। मुझे शक्ल याद है, वही जो हर रोज लेट आता है यहाँ पे, जिसको मैं रोज कहता हूँ। क्या नाम है? अच्छा, वो तो अब सुन भी रहा होगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं, हमारा भाई है, लेट हिम कम टुमारो। याद करो ना मुझे, ठीक है? अच्छा जी, रिटेन्ड अर्निंग्स, 1 मिनट जी। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। आई हैव टोल्ड इट जी। मैं समझा नहीं, 1 मिनट यार, लेट हिम आस्क बेटा। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, बल्कि ज्यादा मुनासिब है आप यही वाला लफ्ज लिख लें। अब फिर और बताएं, असल में ना ये उठ के कहीं नहीं जाना, हमारे फेस पे मसला इज द फेस। फेस पे क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का लफ्ज कहीं नजर आया आपको आज तक कैश फ्लो में? तो अपनी वर्किंग में जिसमें आपको सहूलत हो वो, मैं आपको क्योंकि शुरू से आदत डाली हुई है रिटेन्ड अर्निंग्स के लफ्ज की, तो मैं हमेशा ये यूज कर लेता हूं, अनलेस के बैलेंस शीट बना रहा होता और उसने ये ट्रायल में लफ्ज इस्तेमाल किया होता तो मैं मजबूरन यही कर देता। तो फिर मजबूरी है, जरा उसका डाटा यूज कर लेता है रिक्वायरमेंट के अंदर। यहाँ तो अपनी मौज है, अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स है जी। बोलो, यानी अपनी वर्किंग है 160 और क्लोजिंग 140। एंड वालों जरा देखना, क्लियर करो, ओके है यहाँ तक? 142.6 नजर आ रहा है हजरत? रफी एक और बच्चा बता दो, ऐनक वाला भी बताया ना एक, सही है? ओके। हारून तुम्हें तो यहाँ से भी नजर नहीं आएगा, छोड़ो यहाँ से भी नहीं आएगा, जगह बड़ी ऐसे, और बोरियां भी सी ने। बिठाओ यार इसको, थोड़ा साथ हो जाए जी। बिठा लो इसको, बिठा लो। अब तुमने पूरी क्लास में सवाल नहीं करना, देखो हमने तुम्हें, देखो कितने बंदे तंग हुए तुम्हारी वजह से, ठीक है? अच्छा ट्रेड ऑफ किया ना हमने, ठीक है? तुम लोगों की भी थोड़ी एफर्ट थी, मैं मानता हूं। नेक्स्ट, ग्रेच्युटी पेएबल, लोन पेएबल, लेजर। लेजर पता है सुबह वाली क्लास में, सुनो, ग्रेच्युटी वो आखिरी लेजर था जो यहां बन पाया, उसके बाद फिर उस तरफ चल पड़ा काम, ठीक है? तो खुद सोचें, जब 20-21 वर्किंग्स होंगी वो क्या सवाल होगा। वो पहले लेक्चर ले लेना, चले जाओ। ये गलत बात है भाई, ये वाला भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वरना क्यों करवाता, ठीक है? ग्रेच्युटी पेएबल, ग्रेट्युटी ग्रेच्युटी हमने तो पेएबल नहीं लिखना होता, असल में तो ये ग्रेच्युटी का लेजर है, लाइक एक्सपेंस इंटरेस्ट का, लाइक रेंट का, लाइक टैक्स का। इसी में ही पेएबल, इसी में ही पेड, इसी में ही पेएबल, ओपनिंग क्लोजिंग इसी में, एक्सपेंस सारा कुछ इसी में आ रहा होता है ना? कैश इसी में, ओपनिंग क्लोजिंग भी इसी में, एक्सपेंस भी इसी में। तो इसका नाम ग्रेच्युटी का अकाउंट होना चाहिए। ये कंबाइंड 3 अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको पता है हम एक्सपेंसिव लिख लेते होते हैं छोटा सा अपने समझने के लिए, ठीक है? अब अगली बात सवाल बताएगा, पेएबल है तो लायबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग, प्रीपेड है तो एसेट वाला ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है? तो सवाल क्या कह रहा है? नॉन करंट है, करंट है जो लायबिलिटी है ना, ठीक है जी। ग्रेच्युटी पेएबल 27 चाहिए 5, 38 चाहिए 6, ओपनिंग 27.5, क्लोजिंग 38.6। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन और उसकी करंट मैच्योरिटी। मतलब यार ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे यार, ये तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती होगी जो आपकी क्लास में ये करवाया है। मतलब कि आज का दिन आपका जाया है अगर आपने सुबह वाला लेक्चर ना लिया तो। और सुबह वालों तुम लोग ये लेना ना बंद कर देना, इसके बाद हो सकता है वो कहें लगता है हमारे वाला लेक्चर ही ठीक था, छोड़ो बस बंद करो। नहीं नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है जी बेटा। ओपनिंग बताओ, 100 प्लस 20, क्लोजिंग 80 प्लस 18,
कर जाओ। उकाड़े वाले, अब तुमने बोला ना तो तुम गए। हाँ हाँ, अच्छा जी, प्लीज़ ऐसे ना किया करो, या तो तुम्हें पता ना हो कि तुम नहीं बोल रहे। अच्छा सुने, नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स डायरेक्ट मेथड में इनका लेजर बनता है, लेकिन आज ये जाएंगे वर्किंग कैपिटल में, इस मेथड में, और इनमें कोई एडजस्टमेंट ट्रेड क्रेडिटर्स। भाई बातें ना करें यार, किसी टीए को बुला दें, वैसे तो मेरे टीए हैं कोई नहीं, आज बुला दें किसी को यार, खामोशी ही नहीं आ रही जी। ट्रेड क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कोई कोशिश कर रहा हो आपके लिए तो करने दिया करें ना, उसको तंग ना किया करें। बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? क्रेडिटर्स बढ़े तो क्रेडिट, कैश डेबिट पूरा दो, चलो इशारिया जीरो मैंने वैसे ही बरकत के लिए लिख दिया। अब 20 माइनस, नेक्स्ट है जी एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स, लेकिन ये भी बेचारे बीमार हैं। नंबर 9, हाँ लेजर बाद में बनाएंगे। अदर एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स, एज पर क्वेश्चन। ओपनिंग कितना है? 16.4, क्लोजिंग 16.2। अच्छा सॉरी, ये तो 4। नेक्स्ट, डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड पेएबल का भी क्या बनता है जी? लेजर। अच्छा जी, मैं नाम लिख लूँ ज़रा इसका पहले 1 पॉइंट, ठीक है जी। ब्रॉड डाउन 4, क्लोजिंग 3। बैलेंस शीट इज ओवर। कि इनकम स्टेटमेंट की तरफ आए, जो डायरेक्ट मेथड होगा उसमें ये सारी चीज़ें नहीं इग्नोर हो जानी, लेकिन यहाँ पर तो हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। पैट को कहीं नहीं लेके जाते, हाँ रिटेन्ड अर्निंग्स में आ ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन हम तो लेके जाएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में। और पीबीटी स्टार्टिंग पॉइंट कैश फ्लो का, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है जी। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस, खामोश है तो इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट का अपना लेजर बनाएंगे। डिस्पोजल पर लॉस है, डिस्पोजल का लेजर बनता है। टैक्स का अपना लेजर होता है। तो ये कोई 3 को लेजर और बनने हैं मेरे अभी, इंटरेस्ट का, टैक्स का और डिस्पोजल का, ठीक है। तो तरतीब से शुरू कर लेते हैं जी। सबसे पहले पैट को ही चलो उठा लें। पैट कहाँ आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में। कितना है जी? 84.6। नेक्स्ट, टैक्स एक्सपेंस के लिए टैक्स का लेजर ओपन कर लेते हैं। नंबर 11, टैक्स की वर्किंग ओपन हो गई। कहीं अभी तक नज़र नहीं आया था, कहीं छुपा पड़ा होगा। अगर बैलेंस शीट करते हुए टैक्स पेएबल या एडवांस नज़र आ जाता तो उस वक्त का लेजर ओपन हो गया होता। अब टैक्स एक्सपेंस है तो लेजर ओपन कर दिया, अगर कोई एडवांस में या पेएबल में हुआ तो वो कहीं पर छुपा पड़ा होगा, और छुपा पड़ा था, आपको पता है जी। टैक्स एक्सपेंस, सवाल ने बताया एक्सपेंस की फिगर, तो हमने कहा अच्छा कैश की फिगर तो आएगी इधर इंशाल्लाह, जब आएगी तो फिलहाल छुपा दो इसको, एंड भी करते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर कितनी जी? 106.8, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 12, एंड वालों ज़रा माजरत के साथ गुजारा करना पड़ेगा। चलो मैं भी थोड़ा सा गुजारा करता हूँ। 10, क्योंकि मुझे पता है ये किस तरफ आना है ओपनिंग। 106.8 ये आ गया
टैक्स एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नहीं, डिस्पोजल वहीं भी बना लेंगे, इंटरेस्ट का भी लेजर बना लें, बहुत ही क्लोज। इंटरेस्ट का लेजर बनाएं, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमें नज़र आ ही रहा है, ठीक है जी, इसका भी लेजर बना लेते हैं। अच्छा चलें तरतीब से चलते हैं। टैक्स एक्सपेंस हो गया, टैक्स के लेजर में चला गया टैक्स एक्सपेंस। अब ये क्या है, पीबीटी, ये कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट 191.4। नेक्स्ट, ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर ऊपर क्या गए तो नज़र आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल। इसको यहाँ कहीं बनाते हैं दरमियान में करके, अब और क्या अलग जगह पे जाएं। वर्किंग नंबर कौन सी बन गई, 13, डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल है, लॉस है तो डिस्पोजल के अकाउंट में किस तरफ आएगा, सोच लेते हैं एक मिनट के लिए, क्या लगेगा, कोई मसला नहीं। डिस्पोजल अगर डेबिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा, इधर तो गेन आता है। डिस्पोजल अगर क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, हाँ इस तरफ लॉस आता है, तो हमने लिखा लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर कितना है जी, 4.6, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, 4.6 सवाल में गिवन था, ये हमने लिख दिया। एडजस्टमेंट अभी मैं नहीं पढ़ रहा, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो ये तो 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब ये अलग से कहीं नहीं है, ज़रा याद करा देना, कहीं मैं लिखा तो दरमियान में ताकि भूले ना, आते जाते नज़र आ रहा हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रह गया है जी, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसका भी लेजर तो ओपन हो चुका है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है, कितनी नज़र आ रही, 10.5, ठीक है जी। ले जी, सारा डाटा जहाँ जाना था वहाँ चला गया, अब सिर्फ रह गया है एडजस्टमेंट्स का पोस्ट करना। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें। एडजस्टमेंट ए, ये एडजस्टमेंट्स तो उस सवाल में भी डिस्कस हुई होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ एडजस्टमेंट्स में आकर रुक कर सोचना पड़ता है मेथड के हिसाब से, तो ये अच्छा हो जाएगा ना, अभी इस मेथड से करके मैं थोड़ा सा बता दूंगा और वो सवाल उसमें कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो दोनों मेथड से कन्फ्यूजन तो ख़त्म हो, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एन अमाउंट ऑफ 42 मिलियन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम CWIP टू PPE। ये जौन सा मेथड हो भाई, बाहर की बात है मेथड से, ये तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आपने ऐड करना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से आपने ट्रांसफ़र करना है PPE में। कितनी अमाउंट है, 42 मिलियन। अब इसकी एंट्री क्या सिखाई थी, PPE डेबिट, CWIP क्रेडिट। यहाँ पे आपने लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे आपने लिख दिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। पता हो ना, ये एडिशन कैश में नहीं है, ये CWIP से ट्रांसफ़र होके आया है और कोई बैलेंसिंग नहीं है, उसने बताया था, हमने डबल एंट्री खुद पोस्ट की है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाली, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 ऐसे ही थी, मुश्किल सवाल ही वही है, डायरेक्ट से करना जी। द कंपनी सोल्ड, बना लिया हुआ है पहले डिस्पोजल अकाउंट, कंपनी सोल्ड PPE हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15 मिलियन फॉर, नज़र आ गया, इस लेजर की ज़रूरत वैसे नहीं थी बाय द वे, लेकिन चलें आदत आपको डाली गई, डिस्पोजल आए तो बना लो डिस्पोजल का लेजर, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कंपनी ने सेल किया है जो फिक्स एसेट, उसकी बुक वैल्यू थी 15, तो डिस्पोजल अकाउंट में जो फेंका जाएगा PPE से निकाल कर, वो क्या होगा, बुक वैल्यू ही होगी, कॉस्ट तो नहीं ना चाहिए हमें, ठीक है। कितनी, 15। एसेट अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट, बुक वैल्यू कितना जी, 15। तो बैलेंसिंग फिगर हम कैश निकालते थे, लेकिन आज उसने ये भी बताया हुआ है कंपनी सोल्ड PPE हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15 फॉर 10.4। अगली बार ना इसको मैं गायब कर दूंगा सवाल में से, ये क्यों लिखा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, बच्चे को निकालना चाहिए था। चलें, अब क्या हो सकता है, कैश कितना जी, ये सवाल में ही गिवन था, हमने नहीं निकाला, सब कुछ सवाल में बताया होता है, यानी ये लेजर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
पर मैंने इसलिए बना दिया है कि मैंने आपको रूटीन एक रखी है आपकी कि जब ये बन जाए तो इन दोनों फिगर्स को पकड़ो। अगर आप कर रहे हुए पिछली क्लास वाला डायरेक्ट मेथड, कैश तो फिर भी आएगा, लेकिन ये लॉस ऑन डिस्पोजल को देखना पड़ेगा। अगर तो ये फेस पे अलग थलग पड़ा है तो जस्ट इग्नोर इट, लाइक जुनेद जंजुआ डेप्रीसिएशन, याद है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये किसी एक्सपेंस में छुप गया है, जैसे संडे ट्रेडर कल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में ये लॉस छुपा पड़ा था, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड आप तो दूसरी क्लास में देखेंगे, ठीक है, सुबह वालों ने जो कर लिया है। आपका तो मेथड है इनडायरेक्ट, तो इसमें तो ये दोनों ही चाहिए हमें, ये पक्की बात है, दोनों चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है पीबीटी से। पीबीटी तक आते आते गेन लॉस हुआ होता है रिकॉर्ड, उसको रिवर्स करना भी जरूरी है, और कैश तो हमने लेना ही लेना होता है, जो सा मर्जी मेथड हो, ठीक है। तो इस मेथड में ये दोनों फिगर्स उठेंगी, तब भी वो ये होता है भाई, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये लॉस लेस हो चुका है, ऐड कर दें लॉस ऑन डिस्पोजल। वर्किंग नहीं, सवाल ने दिया हुआ था, आपने कहाँ निकाला? भाई कह रहे हैं ये बैलेंसिंग होता, मुझे एकदम ख्याल आया, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फेस पे ना पड़ा होता, अगर फेस पे ना पड़ा होता तो क्या करते? इसमें तो यही करते। इस मेथड के अंदर फिर हमें कहीं ना कहीं तो उसको अज्यूम करना पड़ना था ना, और वो प्रॉबेबली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही हम अज्यूम करते होते हैं कि जी जो चीज़ ना समझ आए यार ऑपरेटिंग में पड़ी होगी, अनलेस कि वो क्लियरली कह दे फैक्ट्री प्लांट बिका है, फिर तो कॉस्ट ऑफ सेल में शायद गलती से ले गया हो, हालांकि जिधर जाने नहीं चाहिए ये खर्चे, वैसे अदर लॉस हो तो अदर एक्सपेंस में, गेन हो तो डिस्पोजल पर अदर इनकम में होना चाहिए, इधर डालना भी सही नहीं है, लेकिन चलो डाला होता है एडजस्टमेंट करवाने के लिए तो सही कर लिया करो, ठीक है। अच्छा जी, वर्किंग एडजस्टमेंट 2 इज डन, दोनों काम नहीं किए हमने अभी, दोनों काम नहीं किए, प्लीज़ पहले क्या करना है, लॉस ऑन डिस्पोजल यहाँ तक आते आते क्या हो चुका है, माइनस, ऐड करो। दूसरा काम कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, पता है पिछली क्लास के अंदर मर के वो सवाल बैलेंस हुआ है, मर के मतलब 1.5 घंटे से भी ऊपर शायद क्लास हुई हो। कितनी क्लास हुई थी आमिर भाई? पहले मैंने फॉर्मेट नोट कर लिया होता है, 7:30 तो शुरू हो ही जाती है, तो मेरे ख्याल में तो 1.5 घंटे से भी ऊपर की क्लास है, और मर के एंड पे जाके मैं होमवर्क नहीं बता सका उनको, मैंने कहा अगली क्लास में बताऊंगा होमवर्क क्या है, बस वो फिर जो सोचा था ज़्यादा दूंगा, अब वो नहीं ना है, वो अब इसलिए नहीं है, यूनिवर्सल वाला सवाल सिर्फ रखेंगे जो ऑलरेडी होमवर्क में था, क्योंकि अब सवाल 2 हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन सोचा ये था कि इस क्लास के बाद में एंड में बताऊंगा कि ये 2-3 सवाल कर लेना, पर अब नहीं, चुप वर्किंग नंबर ऐसे ही, वर्किंग 13 बताया हुआ उन्होंने, इनफ्लो, ठीक है, लो दोनों काम हो गए। एडजस्टमेंट नंबर सी, हाँ जी, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज 27.7 मिलियन, 60% ऑफ डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड कर रहे होते, कल वाला सवाल रिवाइज करें, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री पहले पीपीई में करनी थी, उसके बाद देखना था ये कहाँ पड़ी है, तो वो कह रहा है 60% कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है, तो फिर बाकी कहाँ होगी? डिस्ट्रीब्यूशन में ही होगी, जाहिर सी बात है, फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं हो सकती, तो 60% ऑफ 27.7 ये कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करना है, और 40% ऑफ 27.7 जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से। लेकिन ये उस लेक्चर में आप कर रहे होंगे, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री के लेजर के नीचे भी आपने एडजस्टमेंट वाली लाइन आज छोड़नी है, और एक्सपेंसेस के नीचे भी छोड़नी है, ठीक है। लेकिन ये सवाल इनडायरेक्ट वाला है, देखो ना कितनी आसानी है इसके अंदर, इसे तो कहता हूँ अगर खामोश हो तो यही करो। इनडायरेक्ट मेथड है तो पहला काम तो सेम है, ये काम सेम है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को पीपीई में क्रेडिट साइड पे लिखना, ये जौन सा मर्जी मेथड हो हमने ये करना होता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है तो जी करें रिकॉर्ड, जैसे कल इंपेयरमेंट लॉस भी आया था, तो मैंने कहा था पहले तो इसको रिकॉर्ड करो ना, अब अगली बात सोचेंगे। डेप्रीसिएशन है कितना 20, ये लिखकर अब सोचना है, अगर ये इनडायरेक्ट मेथड है जो हम अभी कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तक आते आते ये माइनस हो चुका है, जहां मर्जी पड़ा है तो ऐड कर दो, और अगर ये डायरेक्ट मेथड है तो फिर देखो फेस पे पड़ा है लाइक जुनेद जंजुआ तो इग्नोर करो, और अगर फेस पे नहीं पड़ा किसी एक्सपेंस में घुसा पड़ा है तो निकालो ऑपरेटिंग में या कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है ना। ऐसे ही कल इंपेयरमेंट सिखाई थी, अब इंपेयरमेंट इनडायरेक्ट में नहीं देखी हो तो वो जरा सुन लो, सवाल में लिखा हुआ इंपेयरमेंट लॉस है 24 का, लेट्स से, ठीक है,
तो यहाँ पे पहले करेंगे एंट्री, ये स्टेप 1 लाजमी है, इंपेयरमेंट की एंट्री यहाँ करेंगे, फिर सोचेंगे इनडायरेक्ट मेथड है तो प्रॉफिट तक आते आते कहीं ना कहीं तो माइनस हो गया था, ऐड बैक करें, और अगर डायरेक्ट है तो वो करें जो कल किया था, अलग पड़ा हो तो इग्नोर, अगर किसी में छुपा पड़ा हो तो निकालो उसमें से। समझ आ रही है? दोनों मेथड्स का कंफ्यूजन दूर हो रहा है ना? चलिए, इसलिए आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करवाइए आपसे। एडजस्टमेंट डी तो हो गई हुई है। एडजस्टमेंट ई, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड एडवांस टैक्स ऑफ 1.4, पिछले साल 2.2 था। मैंने आपको ना, असल में ना देखो बच्चों, तैयारी हो रही होती है, जब सवाल बंदा कर रहा होता है ना तो साथ ये बता रहा था भाई ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। हुआ सवाल तो नॉर्मली ना आता, मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स आ भी जाती हैं मिलती जुलती, लेकिन डिफरेंट चीज़ जो होती है वो भी तो साथ क्लास में सवाल कराते हुए बता रहा होता है। अब मैंने 2 से 3 बार कम अज़ कम इस सवाल के आने से पहले, यानी कि जब भी टैक्स पेएबल आया था, मैं कभी ना कभी ये बात ज़रूर छेड़ देता था क्लास में थोड़ी सी, कि देखो भाई ये टैक्स पेएबल है, अगर यही एडवांस टैक्स हो जाए तो क्या होगा। आप कहते थे कुछ भी नहीं होगा, एसेट साइड पे ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे, बाकी तो एक्सपेंस उसी तरफ, कैश उसी तरफ, तो ये इस दफ़ा हो भी गया। खैर देख लेते हैं। कह रहा है प्री पेमेंट्स अदर रिसीवर्स के अंदर एडवांस टैक्स पड़ा है। मेरा पहला सवाल, इनमें पड़ा है, पड़ा रहने ने, अगर पड़ा रहा तो ये तो हम नहीं कर सकते, टैक्स का तो अलग से लेजर बनता है। तो सबसे पहले तो इसमें से एडवांस टैक्स को निकालो। ये वर्किंग मैंने दूसरी क्लास में भी करवाई है, ये सेम वर्किंग थी, ठीक है। वैसे मैंने कहा था शॉर्टकट भी हो सकता है, खैर आप तो छोड़ें। एडवांस टैक्स ओपनिंग कितना, क्लोजिंग इसको माइनस करो 30 और 39.8 33 ये क्या एग्जैक्ट एक सही है ये, ओके। अब पाक साफ हो गया, ले जाओ। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए ये एसेट है, कोई तरतीब नहीं रखी हुई हमने यहाँ पे, पहले कुछ आ गया अब कुछ लिख रहे हैं। प्री पेमेंट्स एंड अदर, हाँ जी, एसेट है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हुआ है, कम हुआ है तो दूसरा इंपैक्ट कैश में कितने से, 6 से। अब यहां पर आप बताओ जी, 39.8 माइनस 33.8, ये भी काफी है, लेकिन नैले पे दैला कर रहे हैं यार, सब्र कर दो। वर्किंग 4 भी लिख दो तो अच्छा है जी। अच्छा हाँ वो रह गया, चलें जी, से सही है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया है कि ये बात करके आपने अगली बात नहीं की, बात जज्बाती होकर आपने डायरेक्ट की कर दी और इम्पेयरमेंट की कर दी, तो स्टेप तो पूरे करें। ये क्या है, डेप्रीसिएशन, पहले पीपीई के लेजर में डाला, अब मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट, तो पीबीटी तक आते आते माइनस हो चुका है, इसको क्या करो। तो ये सर आप क्यों भूल के आगे जा रहे हैं जी, जज़ाकल्लाह। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना जी, 20.7, ठीक है जी। ये पॉजिटिव 6.0 है, 6 है, यानी कि ऐसे ही 0 सीना परेशान होते रहे, 2 और 6, ठीक है जी। चलें आगे। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज ग्रेचुटी एक्सपेंस, ये आपके लिए लिखा था, वैसे ओरिजिनली सवाल में नहीं था क्योंकि ये आपके लेवल के एडजस्टमेंट है ही नहीं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड का मतलब ये तो अंदाज़ा लगाया है इस साल के दौरान, तो एक्सपेंस बुक करते हैं हम, एक्सपेंस बुक करते हैं अंदाज़ा लगाकर, ठीक है ना, हर साल बुक कर रहे होते हैं। खैर आपको इससे क्या, आपका तो जुगाड़ लगा हुआ था, ग्रेचुटी एक्सपेंस की फिगर दे रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग सवाल में गिवन थी, ग्रेचुटी पेड निकल आनी थी, ठीक है। तो ग्रेचुटी एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, 15.5। अब ग्रेचुटी का लेजर बना हुआ है हमारे पास, एक्सपेंस के लेजर में इस तरफ तो कैश आता है, तो ग्रेचुटी एक्सपेंस जो के प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है जो सवाल ने बताई है फॉर द ईयर, वो कितनी है, वो आ जाएगी इस लेजर में क्रेडिट साइड पर और पेड डेबिट साइड पर। नेक्स्ट, एक्रूअल एंड अदर पेएबल्स इंक्लूड इंटरेस्ट पेएबल, पुराना, ये तो पुराना मरीज है हमारा। एडवांस टैक्स आज जरा, ओ एडवांस टैक्स साथ साथ बताया करो, एडवांस टैक्स माइनस किया है तो ये टैक्स के अंदर तो लिखो, लेकिन एसेट साइड पर, ओपनिंग क्लोजिंग अब एसेट है, ये
एसिड्स में से निकाला है वैसे भी इसको, ठीक है। ये समझ आई बेटा आपको, ये बात समझ आई, एसिड्स में से निकाला है। ओह माय गॉड, ओह नो। हाँ देखो, मुझे तुम्हारी ये बात सुन के मुझे यहाँ फिगर्स भी ऐसे घूमती हुई नजर आने लग गई हैं। और 1.4 मैंने ये कहा है कि ये एडवांस टैक्स है, इसको टैक्स के लेजर में लेके जाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, यही गल की थी। क्यों परेशान हो जाते हो कि मुझे ये समझ नहीं आएगी जो किसी सर ने पूछा, तुम्हें भी समझ आई होगी। कॉन्फिडेंट हो जाओ, अब तो हो ही जाओ। अच्छा सॉरी जी, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। ये बीमार है, इसमें इसको क्या बीमारी है? इसको इंटरेस्ट की बीमारी है, वो भी पेएबल वाली इंटरेस्ट, वो भी लास्ट स्टेज वाली पेएबल वाली, ठीक है। एक तो सूद ऊपर से उधार। अच्छा तो कितना है जी? कहता है जी क्लोजिंग पेएबल है 5 और पिछले साल का पेएबल था 6, तो ओपनिंग हो गया। यहाँ पे आया हमने ओपनिंग 6 माइनस किया, क्लोजिंग। अब ना यार ये मुझे पहले लिखवाओ, मैं फिर भूल जाता हूँ। ये पेएबल लेजर बनता है इसका 6, ये क्लोजिंग में 5, ये पहले लिखवा दो। ऐसी बात में फिर मैंने भूल जाना है, फिर मुझे शर्म आएगी, फिर आप लोग हंसेंगे। अच्छा अब सही होगी फिगर। ओपनिंग 10.4, क्या सजा हो तुम्हारी, बताओ क्या सजा हो? तुमने जिस पे इल्जाम लगाया वो बोल ही ना, चुप कर दो। क्या सजा हो खुद ही बता दो। जी बच्चों, लायबिलिटी है और कम हो रही है। नाम क्या है लायबिलिटी का? एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स। कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्रेडिट लायबिलिटी है ना। अच्छा तो डेबिट कितना? 0.8। कौन सी दो फिगर्स हैं? वर्किंग नंबर पॉजिटिव आ गए ये तीनों। ये 0.8 है ना, नजर आ रहा है एंड पे? तुम्हें भी शर्म नहीं आ रही है? ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट पे आके ना ज़रा ध्यान से देख लो। इस एडजस्टमेंट पे आके ना वहाँ पे 1 नोट फंस गया था, तो इसलिए ध्यान से देख लो। इसीलिए हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं यहाँ से।